नमस्कार साथियों, वेलकम टू सिवाय पीएससी पॉइंट। आज के हम इस टॉपिक में बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं जो आपको पता चलेगा कि जो सिंधु सभ्यता है उसके पतन के बाद जो वैदिक काल या वैदिक साहित्य आया, उस साहित्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस तरह उसका विस्तार हुआ और किस तरह से इसका विभाजन किया गया है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग समझते हैं इस चीज को, जिसमें कि लिखा है कि ऋग्वैदिक काल सप्त सिंधु के निर्माता थे। इतिहास, भूगोल और वेदों की संरचना का एक विस्तृत अध्ययन इसके माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि आर्यों की जो पहचान है, उनका जो भूगोल है, बताया जाता है कि आर्य जो निवासी हैं मूलतः अल्फास के हैं, यानी उसके पूर्व के अल्फास पर्वत के पूर्व में जो जर्मन विद्वान थे मैक्स मूलर, उन्होंने बताया था कि ये मध्य एशिया के निवासी हैं। अब बात चूंकि मध्य एशिया की जाए तो मध्य एशिया में मेनली 5 कंट्री आती हैं, जिसमें आपको पता है उज्बेकिस्तान, तिजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ये सब कंट्रियां हैं। तिजिकिस्तान, ओके। तो इनका आपको मैप के माध्यम से समझ लेना चाहिए कि ये कंट्रियां कहाँ हैं। तो जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक संस्कृति आई, उसी को हम वैदिक साहित्य भी कहते हैं। मूलतः यह आर्यों का इतिहास थी। ऐसा माना जाता है कि आर्य अल्पास पर्वत के पूर्व के निवासी थे। वहां से वो ईरान गए, फिर ईरान से वो भारत में आए और भारत में आने के बाद वे सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए, जहां से सरस्वती नदी उसकी सहायक 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो आर्य शब्द का जो अर्थ है, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कि श्रेष्ठ व उच्च, उच्चतम या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति। अब आर्य शब्द में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी इसकी प्रमुख नदी थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी थी उनकी कौन सी? सरस्वती नदी को माना जाता था। इसीलिए इसे नदी तमा कहा गया, नदियों की माँ यानी नदी तमा। अब आपको ये दिख रहा होगा ये ग्राफ के माध्यम से कि इसमें जो गाय है, गाय शब्द का उल्लेख 176 बार मिलता है और बैल शब्द का उल्लेख आर्य ऋग्वेद में 170 बार मिलता है। और कृषि शब्द का उल्लेख जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे 33 बार मिलेगा। यानी कृषि इनका गौण थी, यानी ये नोमैडिक प्रजाति के थे। और कुल मिला के जो गाय है और बैल से ये सिद्ध होता है कि ये जो सभ्यता थी ग्रामीण थी, वो ये गाय और भैंस, जो गाय और बैल हैं उनको चराने का काम करते थे, यहाँ वहाँ घूमने का। उसी चारागाह की खोज में ईरान से होते हुए भारत आ गए थे। अब ऋग्वैदिक और वैदिक साहित्य की बात करें तो ऋग्वेद की संरचना जो है, सबसे पहले हम इसके विभाजन को जान लेते हैं कि इसका विभाजन कब से कब तक हुआ। देखो, आर्यों का निवास के बारे में, मूल निवास के बारे में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर हैं, तो उन्होंने मध्य एशिया कहा। उन्होंने कहा कि जो अल्फास पर्वत के पूर्व का हिस्सा है, जो आर्कटिक प्रदेश है, बैक्टीरिया प्रदेश है अल्पास पर्वत के, वहीं के ये मध्य एशिया के निवासी हैं आर्य। फिर मध्य एशिया से ईरान आ गए हैं, ईरान से भारत। और बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने आर्कटिक प्रदेश का बताया, आर्कटिक प्रदेश का। और दयानंद सरस्वती ने कहाँ बताया? इनका निवास स्थान तिब्बत को बताया। तो आर्य का विभाजन देखते हैं, कालखंड देखते हैं वैदिक साहित्य का। तो वैदिक साहित्य में आपको ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल की बात मिल जाएगी। 2 विभाजन किए गए हैं, एक तो उत्तर वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का विभाजन है वो 1500 से 1000 बीसी है और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 बीसी कालखंड माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्रकार का विभाजन हो गया। अब वेद कितने थे? तो वेद आपके 4 थे। एक तो ऋग्वेद था,
सामवेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था, आपके सामने लिखा हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहाँ पे सामवेद और लिखा होगा। सामवेद कहाँ है? ये है सामवेद आपका, ठीक है। ये जो गायन व संगीत का वेद है उसको ही हम क्या कहते हैं? सामवेद, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसका जो ब्राह्मण है, जो पढ़ने वाला, होत्रा कहा जाता है, अर्थात होत कहते हैं। और ये सब जो मंत्र हैं भजन व स्तुतियों के द्वारा ही सुनाए जाते थे, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में इनकी कोई लिपि नहीं थी। लिपि न होने के कारण ये जो अपने ज्ञान व स्रोत एक ऋषि मुनियों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर कर देते थे। अब ऋग्वेद संहिता में सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद आपका भारतीय, यहाँ पे ऋग्वेद संहिता लिखा है, यहाँ पे सामवेद होना चाहिए, ये सामवेद का है। सामवेद को ही भारत के गायन का वेद कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ये गायन व संगीत का जनक है। इसका जो ब्राह्मण है, वो जो पाठ करने वाला है, वो उद्गाता कहा जाता है। इसमें संगीत का संकलन है। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करते हैं तो यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। वो इसमें याज्ञिक अनुष्ठान मिलते हैं, यानी ऋषि मुनियों के द्वारा जो पशु या बलि के जो यज्ञ करवाए जाते थे, याज्ञिक अनुष्ठान, वो आपको यजुर्वेद से मिल जाएंगे। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें यज्ञ की विधियां हैं, और इसका जो पंडित है, जो पढ़ता है, जो ब्राह्मण है, वो अधर्वीय है। अथर्ववेद सबका सबसे बाद का वेद है। इसमें तंत्र मंत्र, औषधि, भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब आपको अथर्ववेद में मिलेंगे, है ना। इसके पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है, और समाज का लौकिक पक्ष की भी इसमें बात की गई है। सामाजिक व धार्मिक जीवन। अब बाद के जो वैदिक साहित्य थे उसमें 6 वेदांग हैं, उपवेद 4 हैं, और सूत्र साहित्य भी हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं इसको। इनके साहित्यिक साक्ष्य क्या है? ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं। इन्होंने ऋचाओं को नहीं लिखा है, तो मैं आपके लिए ऋचाएं लिख देता हूं। यहाँ 10,462 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। तो ये 10,462 ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। क्लियर है? आर्यों की आरंभिक जानकारी इसी प्राचीन हिंद यूरोपीय ग्रंथ से मिलती है। आर्यों की जो जानकारी हमें मिलेगी वो किससे मिलेगी? हिंद यूरोपीय भाषा का ये ग्रंथ है। अब ये तो इसके साहित्यिक साक्ष्य हो गए हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं तो जो भोगज कोई अभिलेख है, इनसे 4 देवताओं के इनके साक्ष्य मिले हैं, जैसे इंद्र, वरुण, नासित्र और मित्र। इंद्र, वरुण, नासित्र और मित्र। कस्साइड जो अभिलेख है वो 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इससे यह सूचना मिलती है कि जो आर्य लोग हैं वो ईरान से भारत आए। तो ये कस्साइड अभिलेख से आपको जानकारी मिलती है। अब हम महान प्रवासन विवाद हैं। आर्यों के मूल निवास के संबंध में मैंने बताया कि आर्कटिक प्रदेश बाल गंगाधर ने कहा, मैक्स मूलर ने मध्य एशिया कहा, जब जो सर्वाधिक मान्य मत है तिब्बत का स्वामी दयानंद सरस्वती जी बताते हैं। जो विलियम जोन्स है इनको यूरोप का बताते हैं। आर्यों को कहाँ का मूल निवासी बताते हैं? यूरोप का। कौन से? विलियम जोन्स। इसको मैं आपको स्क्रैच कर देता हूं थोड़ा ताकि दिखाई दे। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स कहाँ के निवासी हैं? ये कहाँ का बताया इन्होंने? यूरोप का। अल्पास पर्वत और यूरोसिया जो डॉक्टर संपूर्णानंद है इन्होंने कहा, माना जाता है कि 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली हैं, जो यूरोसियाई मूल के सिद्धांत पर बल देती हैं। ये मानते हैं कि जो आर्य लोग थे सबसे पहले इन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं सदी ईसा पूर्व में ही घोड़े को पालतू बनाना सीखा। ठीक है।
और ये काला सागर व आर्कटिक सागर, काला सागर और यूराल पर्वत की बात करते हैं। यूराल पर्वत, काला सागर व यूराल पर्वत के आसपास घोड़े को सबसे पहले 6वीं सदी में पालतू बनाया गया, या इसके साक्ष्य मिलते हैं। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में ही घोड़े की 60,000 अस्थियां मिली, जो ये बताती हैं कि जो यूरेशियाई मूल का सिद्धांत पर बल देती हैं इसके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पर। आर्य, आर्य एक श्रेष्ठ और उच्च कुल के निर्माता, मतलब इनका शाब्दिक अर्थ संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य शब्द उत्तम व श्रेष्ठ होता है, यानी ऋग्वेद में इसका 36 बार प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है उच्च कुल या श्रेष्ठ कुल में जन्मा व्यक्ति। ठीक है, अब सामाजिक संरचना इसकी कैसी है? क्योंकि पिता शब्द का आप देखेंगे तो ऋग्वेद में 335 बार उल्लेख हुआ है। इसका मतलब है कि ये पितृ सत्तात्मक का घोतक है, यानी यहाँ जो सत्ता करते थे का पक्ष था वो पिता था, सत्ता का पक्ष था। घर पर जो भी आर्यों की जो सामाजिक संरचना थी उसमें पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। माता का 234 बार उल्लेख हुआ है। अर्थव्यवस्था, आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि बैल का सबसे ज्यादा, गाय का 176 बार उपयोग हुआ है, 170 बार बैल का उपयोग हुआ है, और मात्र 33 बार गाय का इस शब्द आया है ऋग्वैदिक काल में। तो आप देख रहे हैं कि जो गाय और बैल का इतना जो प्रयोग हुआ है बार बार, इसका मतलब यह है कि ये सबसे ज्यादा जो सत्ता थी वो पशुपालन पर डिपेंडेंट थे, पशुचारण करते थे। जो कृषि इनके लिए गौण व्यवसाय था, मतलब छिपा हुआ था, द्वितीयक व्यवसाय मान सकते थे। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6वीं ईस्वी शताब्दी में काला सागर व यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए। ये याद रखना आप, है ना, कब लाए गए, कहाँ पे लाए गए? काला सागर व यूराल पर्वत क्षेत्र में। पालतू जानवर जो सबसे, घोड़े को सबसे पहले पालतू बनाया गया था वो 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। वो कहाँ बनाया गया? यूराल में और काला सागर में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, अगली स्लाइड में समझेंगे सप्त सैंधव क्षेत्र। कौन सा सप्त सैंधव क्षेत्र है भारत का, जहां आर्यों का प्रारंभिक भूगोल पाया जाता है? प्रारंभिक आर्य पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब व हरियाणा में बसे। पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब व हरियाणा में। अब सिंधु आर्यों की सबसे नदी और सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और सबसे प्रमुख नदी बोले तो सिंधु नदी, और सबसे पवित्र, इसी नदी तमा यानी नदियों में श्रेष्ठ नदी। अब आप देखिए ये सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी की जितनी भी सहायक नदी हैं, जैसे कि बेतिस्ता, अश्कनी, परुषणी, विपाशा, सतुती, और ये आपकी सतलुज, ये सब नदियां हैं, और द्रुष्दती, ये सब इसकी सहायक नदियां थी। इसी कारण इसको सप्त सैंधव प्रदेश नाम पड़ गया। अब प्राचीन नाम और नए नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि वितिस्ता झेलम का नाम है, परुषणी रावी नदी को कहा जाता है, वहीं अश्कनी हम चिनाव नदी को कहते हैं, सतदती सतजल नदी को कहते हैं, वहां बिपाशा ब्यास नदी का। ये कुब्रा जो रिवर बहती है अफगानिस्तान की है, इसके काबुल में इसका से बहती है ये, ठीक है। गंधार, स्वास्तु, हिम्मत, गोमती, यानी ये गोमल रिवर का नाम है, गोमती। सिंधु सबसे प्रमुख नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, नदियों के बारे में बात हो गया। अब हम जानेंगे ऋग्वेद, विश्व का ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। रचना की तिथि मानते हैं तो ऋग्वेद का जो काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया। मैक्स, कुछ विद्वानों में इसमें मतभेद है, जैसे कि मैक्स मूलर ने 1200 1000 बताया, वही बाल गंगाधर तिलक इसको 6000 ईसा पूर्व बताते हैं, वहीं जैकोबी 3000 ईसा पूर्व बताते हैं। ये तो पता है कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 3 इसमें पाठ हैं। अब ऋचाओं की बात करते हैं, इसमें ऋचाओं का उल्लेख नहीं हो रहा है, तो ये आप याद रखना, ऋचाएं 10,462 हैं। अब इसके 3 पाठ हैं, जो कि साकल,
वालखिल और वशकिल। ताखल में सबसे ज्यादा मंत्र हैं, 1017 मंत्र हैं, और फिर आपके वालखिल में सबसे कम 11 मंत्र हैं, और बाशकल में 56 मंत्र हैं। अब इसमें अग्नि, इंद्र, देवी देवता आदियों की स्थितियों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो आपको जाननी है आगे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की वास्तुकला प्राचीन कोर और नवीन अवधारणा। जैसे ऋग्वेद के जो मंडल हैं 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 मंडल तक सबसे पुराने हैं, और नए मंडल 1, 8, 9 और 10 हैं। अब जो 10वां मंडल है सबसे बाद में जोड़ा गया, इसी में पुरुष सूक्त की व्याख्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि यही में पुरुष सूक्त यानी ब्रह्मा एक महापुरुष थे, जिसके मुख से ब्रह्मा निकला है, और भुजाओं से क्षत्रिय निकला है, और जांघों से वैश्य निकला है, और पैरों से शूद्र निकला है। इस तरह का उल्लेख दिया गया है। किसमें दिया गया है? ये सब उल्लेख आपको दिखाई देगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब इसके रचयिता यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। प्रथम व 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, पहला और 10वां। 8वां कण्व ऋषि व अंगरिक ने, और 9वां पावन अंगरिक ने, मतलब ये इसके प्रवर्तक हैं व रचयिता हैं। अब शब्दावली से समाज का पुनर्निर्माण कैसे हुआ? ऋग्वेद में शब्दों की फ्रीक्वेंसी, उनके सामाजिक ढांचे का वर्णन कैसे किया गया? मैं आपको बताया था कि जो पिता शब्द का उल्लेख है 335 बार, जो कि घोर पित्त सत्तात्मक समाज को घोतक है। जन शब्द 275 बार। यहाँ पे राजा शब्द का उल्लेख 1 बार किया गया है, इतना याद रखना। ये दर्शाता है कि इसमें राजा का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। जन यानी जो कबीले का घोतक है, ये एक कबीलाई पद्धति थी और कबीलों का ही राज चलता था, इसलिए जन 275 ज्यादा बार आपको नाम देखने के लिए मिलेगा। इंद्र 250 बार है, वहीं युद्ध प्रिय संस्कृति है, और इंद्र को इसमें क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर यानी किले को तोड़ने वाला, इंद्र को कहा जाता है किले को। गो गाय में बताया था 176 बार प्रमाण मिलता है इसका। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में पशुचारण और पशुपालन का मुख्य काम था। कृषि यहाँ गौण थी या नाम मात्र की थी। यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, और गंगा का 1 बार मिलता है। जाह्नवी कहा गया है गंगा को। और आप देखेंगे तो यहाँ सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है, और क्षत्रिय का 9 बार उल्लेख मिलता है। राजा का 1 बार उल्लेख मिलता है। यहाँ वैश्य शूद्र ये सब आपको बताया जाएगा, तो इन सबका 1-1 बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट ऋग्वेद से वैदिक ब्राह्मण की ओर बढ़ते हैं, यानी वेदतरी। वेदतरी शब्द ये बहुत पूछा जाता है। ये आपके वेदतरी हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदतरी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है, इसको वेदत्रयी बोले जाते हैं। ऋग्वेद की नींव पर संपूर्ण वैदिक सभ्यता का बौद्धिक विस्तार हुआ है। बाद के कालों में अनुष्ठान, संगीत और दैनिक जीवन के विज्ञान को व्यवस्थित करने के बाद अन्य तीनों वेदों का संकलन हुआ। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि सामवेद भारतीय संगीत का उद्गम। भारतीय संगीत का उद्गम यानी साम का तात्पर्य गान से है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। सारे गामा पाधा निसा इसी से लिया गया है, यानी इसको संगीत का जनक कह सकते हैं सामवेद को। और सामवेद के जो मंत्र हैं सूर्य देवता को समर्पित हैं। इसका ऋग्वेद यानी पढ़ने वाला ऋत्विक उद्गाता कहा जाता है। और प्रमुख उपनिषद हैं इसके छांदोक उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। ब्राह्मण पंचविश हैं, और सामवेद के जो पंचविश ब्राह्मण है, और इसका उपवेद का अभी वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ उपवेद का वर्णन गंधर्व वेद है, जिसकी प्रवर्तक या रचना किसने की है? नारद ने की है। ठीक है, तो ये भारतीय सामवेद के इतने तथ्य आपको देखने मिल जाएंगे। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। इसमें यज्ञ और अनुष्ठान का
विज्ञान कहा जाता है इसको। सबसे ज्यादा यज्ञ और अनुष्ठान का उल्लेख इसी में मिलता है, जिसमें यज्ञ की विधियां हैं, बलि संबंधी मंत्रों के प्रतिपादन है। यही एकमात्र वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा है। अब इसके ऋत्विक यानी जो पढ़ने वाला है उसको अधर्व्यू कहा जाता है। यज्ञ संबंधी कार्य करवाने वाला व्यक्ति है। अब इसके दो भाग होते हैं, भाग कहें ऋग्वेद के, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, जिसमें काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। अब यहां से आप ये सीख सकते हो मैत्रेय और तैत्तिरीय, यानी 33 से याद रखना इसको। शुक्ल यजुर्वेद से वाजपेयी संहिता भी कहा जाता है। राजसूय व वाजपेयी जो भी यज्ञ के उल्लेख मिलते हैं, और हाथियों के पालने का सबसे पहले उल्लेख इसी वेद से मिला है। किससे मिला है आपको? यजुर्वेद से। तो ये आप एकदम ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। अथर्ववेद जीवन और लौकिक ज्ञान था इसमें। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। इसका ब्रह्म वेद श्रेष्ठ वेद है। अन्य वेद तरी से भिन्न है, यानी जो वेद तरी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। यज्ञों से अधिक इसमें सामान्य जीवन पर लौकिक ज्ञान से संबंधित है। अब ब्राह्मण इसका गोफत है। याज्ञिक अनुष्ठानों का इसके कोई आरण्यक नहीं है, याद रखना। सामवेद और अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं है। यह वेद ऋग्वैदिक काल के आदर्शों व उत्तर वैदिक काल के यथार्थवादी और जटिल समाज की ओर संक्रमण को दर्शाता है। मतलब ये जो लास्ट का यथर्ववेद था, यथर्ववेद के बाद ही जो संक्रमण हुआ, तो धीरे 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 फिर उत्तर वैदिक काल आने लगा। यानी उत्तर वैदिक काल अब 1000 से 600 बीसी की हम बात करेंगे। इसमें आपको ये मास्टर स्ट्रोक बनाया गया है, चारों वेदों की तुलना की गई है। जैसे ऋग्वेद है, इसके पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। यहाँ से भाई एमपीपीएससी जो भी पीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। अब इसका आयुर्वेद है, उपवेद आयुर्वेद है, उप प्रजापति इसके प्रवर्तक हैं, यानी इन्होंने उस उपवेद को संकलित किया है। ऐत्रेय व कौस्तुकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक व उपनिषद की बात की जाए तो ये भी उसी के भाग हैं। ये दोनों ऐत्रेय व कौस्तुकी यदि आपसे बोला जाए तो आरण्यक और उपनिषद में भी आ जाता है। अब इसमें मंत्रों की बात करें तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। सबसे ज्यादा मंत्र आपको अथर्ववेद में मिलेंगे, 6000 मंत्र मिलेंगे। गोफत इसका ब्राह्मण है अथर्ववेद का, और ब्रह्मा इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। शिल्प वेद, उपवेद इसका कौन सा है? शिल्प वेद। और विश्वकर्मा इसके शिल्प यानी आविष्कार। भाई विश्वकर्मा है तो शिल्प किए, इसलिए आप इसको याद रखना। ये मूर्तिकार जो भी है शिल्प वेद से ही लिया गया है। सामवेद पंचवेद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तांडव ग्रंथ भी कहा जाता है इसको। सामवेद की उद्गाता, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। गंधर्व वेद इसका उपवेद है, जिसकी रचना नारद मुनि ने की। यजुर्वेद जिसके ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय व शतपथ हैं, व अथर्वयु इसका होता यानी ऋत्विक है या अध्येता है। और धनुर्वेद इसका उपवेद है, जिसके विश्वामित्र जी रचयिता है। अब लास्ट पेज पे आप देखिए, विरासत एक अटूट सभ्यता यानी भाषा और विचार। ऋग्वैदिक काल ने भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे प्राचीन भाषाई व दार्शनिक नींव दी। भौगोलिक पहचान यानी सप्त सैंधव से शुरू हुई यह यात्रा आज विशाल भारतीय भूगोल का आधार बनी। शाश्वत सुर, गायत्री मंत्र आज भी अपनाते हैं। अस्तोमा सदगमय आज भी ये ऋचाएं 3500 वर्षों बाद भी भारतीय जनमानस में गूंजती हैं। तो ये हमें विरासत के तौर पर मिल जाता है। ऋग्वैदिक काल केवल इतिहास ही नहीं है, भारतीय चेतना का उद्गम स्थल है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये सब अच्छा लगा है या पसंद आया है या कुछ यहाँ से सीखने के लिए कंटेंट मिला है तो इसको लाइक कीजिए, और भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि 100 सब्सक्राइबर ही हो जाए।